फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। अब इसके अंदर ये निर्भर करता है कंपनी की नेचर ऑफ अर्निंग कैसी है, यानी कि कंपनी कैसा कमा रही है, उसको जो आमदनी हो रही है लगातार हो रही है क्या। अच्छी इनकम होगी, अच्छी अर्निंग्स होगी तो ज़्यादा डिविडेंड दिया जा सकता है। अगर अर्निंग ही कम है या अर्निंग में कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी नहीं है, तो डिविडेंड थोड़ा ही रखा जा पाएगा। तो इसलिए डिविडेंड पॉलिसी इस बात पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहती है कि नेचर ऑफ अर्निंग क्या है, आमदनी कितनी हो रही है, आय किस प्रकार की है, कितनी आ रही है, उसमें कंसिस्टेंसी है कि नहीं, स्थायित्व है कि नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर अर्निंग की। फ्यूचर अर्निंग है कि भविष्य में भी ये आमदनी आती रहेगी क्या, उसके हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आता है फाइनेंशियल नीड्स। आप भविष्य में भी और कमाई करना चाहते हैं और फंड्स की अगर आपको कमी लगती है, तब कोशिश यही रहती है कि जो ये अर्निंग हुई है इन्हीं को वापस री इन्वेस्ट किया जा सके, ताकि भविष्य में और ज़्यादा अच्छी कमाई की जा सके। तो आज इनको यूज़ करने के बजाय, डिविडेंड में बांटने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि इनको वापस री इन्वेस्ट किया जा सके, अगर फ्यूचर में अच्छी अर्निंग होने की संभावना है। तो आज से ज़्यादा अगर फ्यूचर में अच्छा कमा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है कि इस जो अर्निंग हुई है इसको भी वापस कंपनी में इन्वेस्ट करें, ताकि भविष्य में और ज़्यादा इनकम हो सके। तो फ्यूचर अर्निंग या फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट्स कि भविष्य में अच्छी आमदनी होने की चांस है क्या, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है क्या, ये भी प्रभावित करता है हमारे डिविडेंड पॉलिसी को। अब है लिक्विडिटी ऑफ फंड्स। देखिए, डिविडेंड जनरली कैश में दिया जा सकता है। अगर रेगुलरली बहुत ज़्यादा डिविडेंड हर साल बांट रही है और कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये ठीक नहीं है। तो डिविडेंड ज़्यादा देना भी कई बार लिक्विडिटी पोजीशन के लिए खतरनाक हो सकता है। तो जिस कंपनी के पास अच्छा कैश है, सरप्लस कैश है, लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, वो ज़्यादा डिविडेंड देना अफोर्ड कर सकती है। बाकी कंपनियों को लिक्विडिटी का ध्यान में रखना चाहिए, तरलता का ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद आता है शेयर होल्डर्स डिज़ायर। अब देखिए, कोई भी शेयर होल्डर है कंपनी में लगाता है तो दो तरह के गेन देखते हैं। एक तो कैपिटल गेन, यानी कि शेयर प्राइस में जो चेंज आता है। इसके अलावा एक आता है डिविडेंड, उसको कितना लाभांश मिलता रहेगा, कितनी अर्निंग आती रहेगी। तो शेयर होल्डर्स जो आप में कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उनकी कुछ महत्वाकांक्षाएँ रहती हैं, डिविडेंड को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। तो अगर डिविडेंड उनको मिलेगा नहीं या बिल्कुल ही कम मिलेगा या उसमें इनकन्सिस्टेंसी होगी तो कई बार क्या है, कंपनी की इमेज ख़राब हो सकती है। भविष्य में और पैसा लगाने से पहले सोचेंगे कि भाई ये कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है रेगुलरली। तो शेयर होल्डर्स की क्या विचारधारा है, क्या अपेक्षाएं, वो कितना महत्व देते हैं डिविडेंड को, ये भी बहुत हद तक प्रभावित करता है आपकी डिविडेंड पॉलिसी। अगर शेयर होल्डर्स खुश हैं कि चलिए ठीक है आप कंपनी में वापस लगा दीजिए, डिविडेंड कम भी होगा तो चलेगा, तो आप एडजस्ट कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि डिविडेंड उनको मिले तो डिविडेंड कहीं ना कहीं आपको देते रहना पड़ेगा। फिर है लीगल रिक्वायरमेंट्स। देखिए, डिविडेंड देना सिर्फ ये कंपनी के शेयर होल्डर्स की इच्छा पर ही निर्भर नहीं करता, मैनेजमेंट की विम्स एंड फैंसीज पर भी निर्भर नहीं करता। कई बार ये भी देखना पड़ता है कि कानूनी क्या प्रतिबंध हैं। देखिए, कई बार क्या है, सेबी भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, कंपनी के खुद के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं। तो डिविडेंड को लेकर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं कि आप मान लीजिए बोनस शेयर कब इशू करेंगे और उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, डिविडेंड कैश में ही देना है और कोई तरीके से देना है कि नहीं देना है। इस प्रकार के लीगल रिक्वायरमेंट्स हो सकते हैं, तो डिविडेंड पॉलिसी को वो भी प्रभावित करते हैं। अब आता है कंट्रोल। देखिए, डिविडेंड देंगे तो अर्निंग्स में से ही देंगे। अब वो अर्निंग को क्या कर सकते हैं, आप कंपनी में वापस लगा सकते हैं। अब अगर शेयर होल्डर्स अगर डिविडेंड दे देते हैं और उनको और पैसा चाहिए, उनकी कैश रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा है, तो उनको हो सकता है और इक्विटी इशू करनी पड़े, कहीं और से फंड लेना पड़े। तो इससे क्या है, उनका कंट्रोल डायल्यूट हो सकता है। तो अगर कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते हो तो वो वापस अर्निंग को ही वापस री इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ना कि और फाइनेंस लेके, चाहे इक्विटी से लें या और तरीके से लें। तो कंट्रोल मेंटेन करने के लिए डिविडेंड कम देंगे और उन अर्निंग को यूज़ कर लेंगे फंड्स रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो अपनी नियंत्रण के लिए भी डिविडेंड पॉलिसी को चेंज किया जा सकता है। तो लाभांश नीति इस बात पर भी निर्भर करती है कि शेयर होल्डर्स नियंत्रण को कितना महत्व देते हैं। उसके बाद आता है जनरल स्टेट ऑफ इकनॉमी। देखिए, अगर इकनॉमी अच्छी है, अच्छा कंडीशन चल रही है, तब आप अलग तरीके से सोचते हैं। और अगर मंदी चल रही है, निराशा का माहौल है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं अच्छी, तो अलग तरीके से सोचते हैं। तो डिविडेंड पॉलिसी इस बात पे भी निर्भर करती है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। टैक्स पॉलिसी भी बहुत हद तक डिविडेंड को प्रभावित करती है। अगर किसी देश में कर ज़्यादा लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, और शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड पे ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, तो कई बार कंपनी कोशिश करती है कि वापस एक बार इन्वेस्ट किए जा सके। तो डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, किस तरीके से डिविडेंड पे टैक्स लगेगा, ये भी काफ़ी हद तक डिविडेंड पॉलिसी को डिसाइड करती हैं।
फिर आता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस। देखिए कई बार क्रेडिटर्स जो आपको फंड्स देते हैं, फाइनेंशियल आपको हेल्प करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह, वो कई बार क्या है एक प्रकार की लिमिट लगा देते हैं कि आप इतना डिविडेंड ज़्यादा नहीं देंगे, रिटेन करेंगे, ताकि उनकी पोजीशन भी सिक्योर रहे। तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड देने पर कई बार क्रेडिटर्स भी आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। तो कई बार आपने कुछ इस प्रकार के एडजस्टमेंट किए होते हैं, इस प्रकार के आप कॉन्ट्रैक्ट में गए होते हैं कि डिविडेंड को आपको एक सीमा से बाहर नहीं ले जा सकती है, डिविडेंड इतना आपको रखना ही पड़ता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। ये हैं कुछ तत्व जो डिविडेंड पॉलिसी को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अर्निंग, आपकी कितनी आय हो रही है। आय में से ही लाभांश देंगे, तो आय कितनी हो रही है, कंसिस्टेंटली हो रही है कि नहीं, लगातार हो रही है कि नहीं, अच्छी आय हो रही है कि नहीं, और भविष्य में आय होने की संभावना उतनी ही है, वो लाभांश को प्रभावित करता है। दूसरा है फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट्स, आपको आगे पैसा लगाने के लिए कितना फाइनेंस चाहिए, कितना कैपिटल चाहिए। देखिए अगर ज़्यादा कैपिटल चाहिए तो आप क्या करेंगे, या तो बाहर से मार्केट से उठाएंगे, लेकिन अगर आपकी अच्छी अर्निंग हो रही है तो उसी पैसे को अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, किसी और से लेना नहीं पड़ेगा, डेट का चक्कर नहीं है, अंशधारियों को भी सुविधा रहती है, उनका कंट्रोल भी नहीं जाता। तो भविष्य में कितना आपको फ़ंड चाहिए वो भी काफ़ी हद तक लाभांश नीति को प्रभावित करता है। तभी आप ये सोचते हैं कि भविष्य के लिए रखें कि आज के लिए रखें। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जो डिविडेंड पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। आप ये देखें, इसमें से मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्टर्स भी बता दिए। आगे हम देखेंगे कि किस किस टाइप की पॉलिसी हो सकती है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं।